आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पूरे सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जोधपुर के एक ग्रामीण इलाके में दो बहनों ने अपनी जान दे दी। देखिए, ये घटना सिर्फ एक आम अपराध नहीं है। ये शोषण के एक लंबे दौर और मदद की गुहार लगाने के बावजूद मिली कथित प्रशासनिक उदासीनता की एक बेहद दर्दनाक दास्तां है। इस अपेक्षा ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और अब हर तरफ से जवाब मांगे जा रहे हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं और उन तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं जो इस भयावह स्थिति का मूल कारण बने। 8। अब आप ही सोचिए, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। एक पुलिस शिकायत के अनुसार ये उन 8 लोगों की गिनती है जिन्हें इस गंभीर शोषण और ब्लैकमेल के लिए स्पेसिफिकली नामित किया गया है। ये नंबर अपने आप में इस पूरे मामले की भयावहता और उस भारी दबाव को दर्शाता है जिसका सामना इन पीड़िताओं को अकेले करना पड़ा। एक साथ 8 लोगों का इस शोषण में कथित रूप से शामिल होना इस घटना को और भी ज्यादा संगीन बना देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सालों की जो खामोशी और पीड़ा में गुजरे, जहां से इस ट्रेजेडी की शुरुआत हुई। रिपोर्ट जो बताती है वो सच में डरावना है। बड़ी बहन एक स्थानीय ई-मित्र संचालक जिसका नाम महिपाल है और उसके साथियों के जाल में फंस गई थी। इन आरोपियों ने चुपके से उसके अश्लील वीडियो बना लिए थे। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन वीडियोस के जरिए करीब 4 साल तक, जी हां 4 साल तक उसको ब्लैकमेल किया गया और लगातार उससे पैसे ऐंठे गए। ये एक ऐसी मानसिक और शारीरिक यातना का दौर था जिसने उस पीड़िता की हर उम्मीद को तोड़ दिया। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के टाइमलाइन पर गौर करें तो कड़ियां कुछ इस तरह जुड़ती हैं। 4 साल पहले इस शोषण की शुरुआत होती है, फिर आता है 20 मार्च जब इन लगातार यत्नों से हार कर बड़ी बहन आत्महत्या जैसा कदम उठा लेती है। इस ट्रेजेडी के बाद 11 अप्रैल को छोटी बहन किसी तरह हिम्मत जुटाती है और एक एफआईआर दर्ज करवाती है। लेकिन मई के महीने में आते आते छोटी बहन भी वही खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। ये तारीखें साफ दर्शाती हैं कि मदद की पुकार और उसके अंजाम के बीच कितना बड़ा और फ्रैंकली जानलेवा फासला था। और सिलसिला यहां रुका नहीं। बड़ी बहन के बाद एक और जान इस अन्याय की भेंट चढ़ गई। अब इन दो पहलुओं को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ छोटी बहन ने 11 अप्रैल को एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसने पूरे 8 आरोपियों को नामजद किया, जिनमें शिवराज, गोपाल, विजराम, दिनेश, मनोज और पुखराज जैसे नाम शामिल थे। और सबसे अहम बात, उसने साफ तौर पर पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो भी अपनी जान दे देगी। वहीं दूसरी तरफ आरोप ये लग रहे हैं कि इस सब के बावजूद अगले 1 महीने तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई हुई ही नहीं। ये बात अपने आप में एक बड़ा प्रश्न उठाती है कि आखिर इतनी गंभीर शिकायत और खुली चेतावनी को अनसुना कैसे छोड़ दिया गया। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये शब्द उन आरोपियों के कथित दावे थे। रिपोर्ट बताती है कि बड़ी बहन की मौत के बाद आरोपियों ने छोटी बहन को अपना नया शिकार बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे खुलेआम धमकियां दी और कहा कि अगर उसने शिकायत वापस नहीं ली तो वो उसकी बहन के वीडियोस पब्लिक कर देंगे। इन धमकियों और आरोपियों के इस दबंग रुख ने छोटी बहन को इस हद तक तोड़ दिया कि शुक्रवार को अपनी आवाज सुनाने की आखिरी और बेहद दर्दनाक कोशिश में वो एक पानी की टंकी पर चढ़ गई, जहर पी लिया और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इन 2 मौतों के बाद जाहिर सी बात है, जोधपुर में भारी जन आक्रोश और सामाजिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। समुदाय अब न्याय की मांग कर रहा है। इस दूसरी ट्रेजेडी के तुरंत बाद जोधपुर के एमडीएम अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। राजपूत समुदाय के सदस्यों ने वहां भारी विरोध प्रदर्शन किया। ये टकराव इतना इंटेंस था कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं हो सकी जब तक कि पीड़ित परिवार और समुदाय को प्रशासन से आश्वासन नहीं मिल गया। ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि समाज के अंदर इस व्यवस्था को लेकर कितना गहरा गुस्सा और निराशा भर चुकी है। इस पूरे विरोध के बीच समाज के मुख्य नेताओं का रुख जानना जरूरी है। मारवाड़ राजपूत सोसाइटी के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगता का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि पूरी जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। देखिए, हम यहाँ किसी धरने या राजनीति का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये दिखाना जरूरी है कि समुदाय किस तरह इस पूरी घटना में कानूनी पक्षपात को इन मौतों के लिए जिम्मेदार मान रहा है। उनका सीधा मानना है कि अगर समय पर कदम उठाए गए होते तो ये जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। तो आखिर इस भारी आक्रोश के चलते मुख्य मांगें उठी क्या हैं? समुदाय और पीड़िताओं के पिता की मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं।
पहला, सभी नामजद आरोपियों की तुरंत और बिना किसी शर्त के गिरफ्तारी हो। दूसरा, जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में शुरुआती लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और तीसरा, एक बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो ताकि दोषियों को ऐसी कड़ी सजा मिले जो एक नज़ीर बन सके। ये मांगें उस संस्थागत जवाबदेही की कमी की ओर इशारा करती हैं जिसे पूरा किए बिना लोग शांत होने को तैयार नहीं हैं। अब इन सभी तथ्यों, आक्रोश और आरोपों के बीच पुलिस का आधिकारिक बयान भी जानना जरूरी है। जोधपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीडी नित्या ने बताया है कि मुख्य आरोपी महिपाल और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच जरूर की जाएगी जिनकी ड्यूटी में लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। यानी प्रशासन ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को डिटेल में समझने के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। ऐसे कौन से संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल बदलाव की जरूरत है ताकि आगे किसी की भी मदद की पुकार को इस तरह कानूनी गलियारों में खोने ना दिया जाए? सोचिए, जब कोई नागरिक अपना सब कुछ लुटने के डर से कानून के दरवाजे पर दस्तक देता है तो वहां हुई जरा सी भी देरी उनकी जिंदगी की कीमत वसूल सकती है। इस विश्लेषण से यह बात बिल्कुल साफ है कि कानून व्यवस्था को न सिर्फ मजबूत होना पड़ेगा बल्कि तेजी से सुनवाई करने वाला और संवेदनशील भी बनना होगा। आगे आपको क्या लगता है, सिस्टम में ऐसी जवाबदेही कैसे तय की जा सकती है ताकि ऐसी पुकार फिर कभी अनसुनी ना रह जाए? ये सोचने वाली बात है।